Hello everyone, my name is Damini and welcome to my channel The Agriculture Hub। तो क्या आपको पता है कि प्लांट में अगर एक भी क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है? जिन भी बच्चों को ये पता है तो वो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना, और जिनको ये चीज नहीं पता है तो वो बच्चे जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें और उनको भी पता चल जाएगा कि एक प्लांट में क्रोमोसोम ऐड या डिलीट होने पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी विषय पे रहने वाला है और हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्रोमोसोमल एब्रेशन, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैं आज आपको बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्रीकल्चर के कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें से डेफिनेशन वाला पार्ट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और विद रिस्पेक्ट टू CUT एग्जाम भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्रोमोसोमल एब्रेशंस में बोल रही हूँ, क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब होता क्या है? एब्रेशन का मतलब है चेंजेस। एब्रेशन का मतलब है चेंजेस। अब क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब हुआ क्रोमोसोम में चेंजेस। अब आप बोलोगे यार क्रोमोसोम में तो चेंजेस हो रहे हैं, पर क्रोमोसोम होता क्या है? तो चलिए क्रोमोसोम भी मैं बता देती हूँ आपको कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करवाता है। अब आप बोलोगे कि तो आपने तो टेक्निकल टर्म में बोल दिया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाता है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बोल देती हूँ कि क्रोमोसोम बेसिकली है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझ में मेरे पेरेंट्स के ट्रेट है। कैसे? मैं उनके जैसे दिख रही हूँ, मेरे बाल उन जैसे हैं, मेरे आई कलर उन जैसा है, मेरा फेस स्ट्रक्चर उन जैसा है। अब ये चीज़ क्यों है? मेरे जो ट्रेट्स हैं वो किसी दूसरे के पेरेंट के जैसे क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझ में मेरे पेरेंट्स का DNA है। ठीक है, तो जो DNA है वो इंफॉर्मेशन को आगे प्रोजेनी टू प्रोजेनी पास कर रहा है, और जो DNA है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जनरली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर DNA पाया जाता है, जिसके अंदर DNA, RNA और प्रोटीन्स पाई जाती है। अब हमने बोला कि जो DNA है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ले जा रहा है, और वही DNA किस पे लोकेटेड है? क्रोमोसोम पे है। तो क्रोमोसोम का अगर हम बोले मेन फंक्शन क्या है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी पे ट्रांसफर कर रहा है। अब क्रोमोसोमल एब्रेशन का क्या मतलब हुआ कि क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहे हैं। अब क्रोमोसोम में कैसे चेंजेस आएंगे? या तो उसका नंबर इंक्रीज हो सकता है या उसका स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो सकता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस किस तरीके से पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया है कि क्रोमोसोमल एब्रेशन दो तरीके के होते हैं, दैट इज योर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशंस। जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है, जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस। और जब क्रोमोसोम के नंबर में कुछ चेंज आ रहा है कि कभी क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, कभी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है, तो उसको हम रखेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशंस में। अब इसके भी फर्दर टाइप हैं कि स्ट्रक्चरल में कौन कौन से टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं कि अगर क्रोमोसोम सेगमेंट डिलीट हो रहा है तो हम उसको डिलीशन बोलेंगे, अगर क्रोमोसोम सेगमेंट डुप्लीकेट हो रहा है तो हम उसको डुप्लीकेशन बोलेंगे, अगर क्रोमोसोम सेगमेंट इन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको इन्वर्जन कहेंगे, अगर क्रोमोसोम सेगमेंट ट्रांसलोकेट हो रहा है तो हम उसको ट्रांसलोकेशन कहेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल में भी हम दो अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कि एन्यूप्लॉइडी क्या होता है या यूप्लॉइडी क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में। तो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको बता दिया कि जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगे तो हम उसको बोलेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो इसमें सबसे पहला टाइप आ जाता है डिलीशन। डिलीशन या डिलीशन को डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डिलीशन में क्या है कि कुछ चीज हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर क्रोमोसोम सेगमेंट है, आई हैव अ क्रोमोसोम सेगमेंट लाइक दिस, सॉरी वन सेकेंड, लेट मी इरेज इट। आई हैव अ क्रोमोसोम सेगमेंट, जैसे ये मेरे पास कोई क्रोमोसोम सेगमेंट है, A B C D
ए, ये मेरे पास कोई क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम का जब कोई सेगमेंट, फॉर एग्जांपल ये डीई सेगमेंट जो है, अगर ये डिलीट हो रहा है, अगर ये लॉस हो रहा है, इसका लॉस हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे डिलीशन। अब डिलीशन भी दो अलग अलग तरीके से होता है। एक आ जाता है टर्मिनल डिलीशन, एक आ जाता है इंटर कैलोरी डिलीशन। तो अब मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको बता देती हूँ कि टर्मिनल डिलीशन क्या होता है और इंटर कैलोरी डिलीशन क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, मैंने आपको दोनों चीजें मेंशन की हुई हैं। टर्मिनल डिलीशन का मतलब होता है जब क्रोमोसोम लॉस टर्मिनल पोर्शन से हो रहा है। अब टर्मिनल का मतलब हुआ एंड। जब क्रोमोसोम का लॉस, जब क्रोमोसोम सेगमेंट का लॉस एंड से हो रहा है, उसको कहा जाएगा टर्मिनल डिलीशन। और जब क्रोमोसोम सेगमेंट का लॉस एंड से ना होके, एंड को छोड़ के किसी भी दूसरे पोर्शन से हो रहा है, तो उसको कहा जाएगा इंटर कैलोरी डिलीशन। जैसे इस डायग्राम में है, एंड से डिलीट ना होके सेगमेंट बीच में से डिलीट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इंटर कैलोरी डिलीशन। दूसरा टाइप की बात करते हैं, तो दूसरा टाइप हमारे पास रहने वाला है डुप्लीकेशन। अब डिलीशन की तो बात कर ली कि सेगमेंट लॉस हो गया, सेगमेंट डिलीट हो गया। अब डुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? अब डुप्लीकेशन का नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एक सेगमेंट डुप्लीकेट करेगा, एक सेगमेंट की दो दो कॉपीज उस क्रोमोसोम में पाई जाएंगी। तो जैसे अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड और अकरिंग ऑफ अ सेगमेंट ट्वाइस इन अ क्रोमोसोम इज नोन एज डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन क्या होता है, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन क्या होता है, या रिवर्स्ड डुप्लीकेशन क्या चीज होती है। तो चलो हम पढ़ते हैं इसको वन बाय वन कि ये चीजें क्या होती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे टेंडम डुप्लीकेशन के बारे में। इन सभी चीजों को मैं आपको डायग्रामेटिकली ही बताने वाली हूँ, क्योंकि डायग्रामेटिकली बेसिकली क्या होता है, समझ जल्दी आ जाता है। अगर मैं इस चीज को वर्बली बोलूंगी तो आपको उतना नहीं समझ आएगा, अब मैं डायग्रामेटिकली बोलूंगी तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो चलिए टेंडम डुप्लीकेशन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में क्या है, डायग्राम में मेरे पास पहले नॉर्मल क्रोमोसोम दिया गया है। जैसे ये नॉर्मल क्रोमोसोम है और उसका सेगमेंट है, उसमें अलग अलग जीन्स हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ और जी। अब टेंडम डुप्लीकेशन में बेसिकली क्या होगा, एक ओरिजिनल सेगमेंट, जैसे ये सेगमेंट बीई है, दैट इज द ओरिजिनल सेगमेंट, वो डुप्लीकेट हो रहा है। कहाँ डुप्लीकेट हो रहा है वो? ओरिजिनल सेगमेंट के जस्ट एडजेसेंट में। ठीक है, यहाँ पे देखो BC ये ओरिजिनल सेगमेंट था, इसका डुप्लीकेशन जस्ट इसके एडजेसेंट में हुआ है। तो उस टाइप ऑफ डुप्लीकेशन को बोलेंगे हम टेंडम डुप्लीकेशन, कि जब डुप्लीकेशन हो रहा है तो जो मेरे पास डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वो ओरिजिनल सेगमेंट के जस्ट बगल में डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, अब रिवर्स टेंडम। अब रिवर्स टेंडम में क्या होगा, टेंडम जैसा ही फिनोमिना होगा बट वो रिवर्स हो जाएगा। क्या चीज रिवर्स होगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब रिवर्स टेंडम में बेसिकली क्या होगा, ये आपका ओरिजिनल सेगमेंट था BC, ठीक है, तो जो BC सेगमेंट था वो एडजेसेंट में ही डुप्लीकेट हुआ, पर उसका सीक्वेंस चेंज हो गया, तो वो BC से CB में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो टेंडम और रिवर्स टेंडम है, टेंडम में बेसिकली आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि बस जो मेरा ओरिजिनल सेगमेंट था उसके बगल में ही जाके डुप्लीकेटेड अटैच हो गया। अब रिवर्स टेंडम मतलब उल्टा, कि जो सेगमेंट है वो ओरिजिनल के साथ ही है पर उसका सीक्वेंस जो है वो बदल रहा है। BC सेगमेंट ओरिजिनल सेगमेंट था और जो आगे डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वो CB बना, उसका जो सीक्वेंस था वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, अपनी जगह चेंज करना। टेंडम में हमने बोला कि बगल में ही डुप्लीकेशन हो गई, बस डिस्प्लेस में क्या होगा, अवे जो ओरिजिनल सेगमेंट है उसके बहुत दूर जाके डुप्लीकेशन होगा। जैसे यहाँ पे ओरिजिनल सेगमेंट BC है तो यहाँ पे जाके डुप्लीकेशन हुआ है, तो उसको हमने बोला डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। अब डिस्प्लेस्ड के बाद रिवर्स्ड डिस्प्लेस्ड आ जाएगा। जैसे सेम था टेंडम रिवर्स टेंडम, वैसे डिस्प्लेस्ड और रिवर्स डिस्प्लेस्ड। रिवर्स डिस्प्लेस्ड में भी सेम होगा कि जो ओरिजिनल सेगमेंट है वो काफी दूर होगा डुप्लीकेटेड सेगमेंट से, बट उसका सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा, उसका सीक्वेंस ओरिजिनल की तरह नहीं रहेगा, उसका सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। ओरिजिनल सेगमेंट में जो हमारा सीक्वेंस था दैट वाज BC, पर जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है उसमें सीक्वेंस BC से CB में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये थे आपके डुप्लीकेशन, कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो तो कैसे होता है, कि क्या क्या टाइप्स हैं डुप्लीकेशन के। अब आप मुझे बताओ कि डिलीशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, तो इसमें क्या सेगमेंट ऐड और डिलीट हो रहे हैं? ऑब्वियसली हो रहे हैं। डिलीटेड सेगमेंट, जैसे हमने ये चीज पढ़ी, डिलीटेड में बेसिकली हमने क्या किया था, जैसे ये मेरे पास कोई क्रोमोसोम सेगमेंट था A B C D, फॉर एग्जाम्पल ये सेगमेंट लॉस हुआ,
ठीक है, इस सेगमेंट का लॉस हुआ तो ऑब्वियसली अब मेरे पास ए बी सी बच रहा है। मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है उसकी लेंथ पे इफेक्ट हो रहा है, उसकी लेंथ पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। क्रोमोसोम की लेंथ क्या हो रही है, डिलीशन पे कम हो रही है, और डुप्लीकेशन पे क्या होगा, क्रोमोसोम की लेंथ को, डुप्लीकेशन पे क्रोमोसोम की लेंथ बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे है ये आपका नॉर्मल, देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि नॉर्मल क्रोमोसोम कहाँ पे है, दिस इज द नॉर्मल क्रोमोसोम, और जैसे ही डुप्लीकेशन हुई वो उसका साइज यहाँ तक हो गया, पहले इसका साइज यहाँ तक था और बाद में डुप्लीकेशन के बाद इसका साइज यहाँ तक हो गया है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए दो स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसमें हमने डिलीशन के बारे में भी पढ़ लिया और जिसमें हमने डुप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ लिया कि क्या क्या होता है। तीसरा टाइप आने वाला है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन में बेसिकली जैसे आप देखते हो कि हम बोलते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज शुरू करो, आप क्या बोलोगे, ए बी सी डी ई एफ और अप टू जेड। ठीक है, आप ये चीज बोलोगे, ए टू जेड आप बोलना शुरू कर दोगे। अब मैं बोलूंगी उसको इन्वर्ट करके मुझे बताओ, तो आप जेड टू ए बोलना शुरू करोगे, जेड टू ए बोलना आप शुरू करोगे। तो यही क्रोमोसोम में भी होता है कि उसका जो सीक्वेंस है वो इन्वर्ट हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है पूरा। जैसे अल्फाबेट्स का हमने पढ़ा ए टू जेड, ये मान लो नॉर्मल सीक्वेंस है। जब हम बोलेंगे कि इसको इन्वर्ट करो, इसका इन्वर्जन कर दो, तो इसके इन्वर्जन पे हम क्या बोलेंगे, जेड टू ए बोलेंगे, जेड वाई एक्स तो सो ऑन अप टू ए, तो हम बोलेंगे कि इसका इन्वर्जन हो चुका है। तो वैसा ही हम कुछ क्रोमोसोम में पढ़ने वाले हैं कि क्रोमोसोम में इन्वर्जन क्या होता है। तो क्रोमोसोम में बेसिकली इन्वर्जन वही होता है कि मतलब जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब किस तरीके से इन्वर्जन होगा, तो ये इन्वर्जन दो तरीके का होता है, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। अब ये भी हम डायग्रामेटिकली सीख लेते हैं कि पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक में क्या होता है। पैरासेंट्रिक में बेसिकली क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम इन्वर्जन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का वो इन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि ये सी डी ई इसमें सीक्वेंस था सेगमेंट का, और ये सेगमेंट इन्वर्ट होके इसका जो आगे इन्वर्जन पे प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो पैरासेंट्रिक में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम इन्वर्ट हो रहा है पर उसमें सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं है, उसमें सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या देखते हैं हम कि ये क्रोमोसोम है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है, सेंट्रल पोर्शन को सेंट्रोमेयर कहा जाता है। और जो ये साइड है, अगर हम वर्टिकली देखें तो ये इस साइड को क्रोमैटिड कहा जाता है कि एक क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड्स होती हैं, दो क्रोमैटिड्स होती हैं। अगर मैं इसको वर्टिकली देखूं और सॉरी हॉरिजॉन्टली देखूं तो हम बोलेंगे कि दैट इज वन आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम, तो हम इसको आर्म टर्म देते हैं। अगर हम इसको वर्टिकली देखेंगे तो हम इसको क्रोमैटिड बोलते हैं, राइट। तो एक क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमेयर पाया जाता है, तो इसी सेंट्रोमेयर की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। पैरासेंट्रिक में जब इन्वर्जन होता है तो उसमें सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं होता है, वेयर एज इन केस ऑफ पेरीसेंट्रिक सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व होता है इन्वर्जन में। जैसे यहाँ पे मैं पैरासेंट्रिक पढ़ रही हूँ, यहाँ पे क्रोमोसोम इन्वर्ट हो रहा है इस सेगमेंट से, तो इसमें सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं है इन्वर्जन में। बट इन केस ऑफ पेरीसेंट्रिक यहाँ पे इन्वर्जन के टाइम सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व है, कि जिस पोर्शन में इन्वर्जन हो रहा है, जिस पोर्शन में सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं, उस पोर्शन में सेंट्रोमेयर भी इन्वॉल्व है। तो बेसिक डिफरेंस यही आ जाता है पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक में। पैरासेंट्रिक में आपका सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं होता है, पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गया आपका इन्वर्जन के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। अब ट्रांसलोकेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए दो टर्मिनोलॉजीज का, कि व्हाट इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड व्हाट इज अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक मेरे पास ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, और एक सिचुएशन मेरे पास है कि एक यहाँ पे क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। अब इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा होगा, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। अब इन दोनों में आपको यही डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये दोनों सेम शेप साइज के हैं और इन दोनों का शेप साइज अलग अलग है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका से शेप और साइज, क्या क्या, शेप और साइज सिमिलर होता है, उसको बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ऐसे क्रोमोसोम जिनका शेप और साइज डिफरेंट हो तो उसको बोलेंगे हम नॉन होमोलोगस
क्रोमोसोम। तो ट्रांसलोकेशन बेसिकली नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिनका शेप और साइज अलग अलग होता है। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से आपको एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम सेगमेंट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है और वो क्रोमोसोम वो जो एक्सचेंज हो रहा है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है। ट्रांसलोकेशन में तो हम पढ़ रहे हैं कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, बट ऐसा कौन सा फिनोमिना है जब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रोमोसोम सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा है? तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको पता है कि कौन सा वो प्रोसेस है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन में बेसिकली हमें क्या चाहिए? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स चाहिए, राइट। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये दो क्रोमोसोम है, इनका शेप और साइज अलग अलग है, इन दोनों के बीच में ही सेगमेंट एक्सचेंज होगा, ठीक है। सेगमेंट जो हम बोल रहे थे कि पहले डिलीट हो रहा था, डुप्लीकेशन हो रहा था, पूरा इन्वर्जन हो रहा था, अब इसमें एक्सचेंज होगा। एक क्रोमोसोम से सेगमेंट जाएगा, वो दूसरे क्रोमोसोम में चला जाएगा, या दोनों ही म्यूचुअल एक्सचेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो इसको भी मैं आपको आगे डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। और इसमें टाइप्स हैं, जैसे सिंपल ट्रांसलोकेशन होता है, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन होता है, या आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन के साथ कि सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है। 1 सेकेंड। ये तो इसमें हम देखेंगे, एक मिनट, ये तो सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल में बेसिकली देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक क्रोमोसोम मेरे पास ये है, दैट इज अ 1 क्रोमोसोम, और ये मेरे पास दूसरा क्रोमोसोम है। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि जैसे ये है मेरे पास कोई क्रोमोसोम सेगमेंट, जैसे इसी में जो मैंने मेंशन किया हुआ है A B C D E, फॉर एग्जाम्पल इतना है, और एक मेरे पास इसका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके साथ, जिसका सीक्वेंस है MNOPQR। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या चीज होती है कि जैसे मेरा एक क्रोमोसोम है, वहां से कोई सेगमेंट टूटा, यहां से फॉर एग्जाम्पल ये सेगमेंट टूटा, ठीक है। ये सेगमेंट टूटने के बाद क्या होगा, अगर ये यहां पे अटैच हो रहा है, DE जाके यहां पे अटैच हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम सिंपल ट्रांसलोकेशन। कि एक क्रोमोसोम से कोई एक सेगमेंट टूट के नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके ऐड हो रहा है। यहाँ पे DE सेगमेंट था, वो इस क्रोमोसोम से जाके वो यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे भी कहाँ? टर्मिनल पोर्शन में, तो उसको बोलेंगे हम सिंपल ट्रांसलोकेशन। अगर सेम चीज कि यहाँ से कोई सेगमेंट जा रहा है, अगर वो इस क्रोमोसोम पे चला गया अपार्ट फ्रॉम अदर देन इट्स टर्मिनल पोजीशन। अब देखो, एक बोल दिया मैंने सिंपल ट्रांसलोकेशन में बेसिकली क्या होगा, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे सेगमेंट जा रहा है उसके टर्मिनल पोर्शन पे। जब इस क्रोमोसोम से, जैसे यहाँ पे मैंने शिफ्ट में एग्जांपल बताया, दैट इज 1 क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब जो BC सेगमेंट है, BC सेगमेंट इस क्रोमोसोम पे जा रहा है, बट वो टर्मिनली ना जाते हुए वो बीच में जाके ऐड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। मतलब बेसिकली डिफरेंस जो सिंपल और शिफ्ट में ये है, सिंपल में ट्रांसलोकेशन टर्मिनली हो रही है, और जो शिफ्ट ट्रांसलोकेशन है उसमें बीच में जाके सेगमेंट ऐड हो रहा है, ठीक है, बीच में जाके सेगमेंट ऐड हो रहा है शिफ्ट में। अब रेसिप्रोकल में क्या होता है? रेसिप्रोकल में होता है, जैसे आपने क्लास में देखा होगा, दो बच्चे हैं, एक बच्चा बोलता है यार मुझे पेन दे दो, तो दूसरा बच्चा बोलता है कि ठीक है मैं तुझे पेन दूंगा, बट बदले में तुझे मुझे अपना इरेजर देना पड़ेगा। मतलब वो बोल रहा है कि एक्सचेंज कर, मैं तभी अपनी चीज तुझे दूंगा अगर बदले में तू भी मुझे कुछ दे रहा है। तो रेसिप्रोकल में यही चीज होती है। जैसे ये मेरे पास 2 क्रोमोसोम है, 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम क्या बोल रहा है कि मैं तुझे अपना थोड़ा सेगमेंट दे दूंगा, पर बदले में तुझे भी मुझे अपना सेगमेंट देना पड़ेगा। मतलब इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा था। इनमें क्या हो रहा था, बेसिकली एक क्रोमोसोम से सेगमेंट टूट रहा था, वो दूसरे में ऐड ऑन हो रहा था, बट इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। अगर यहाँ से सेगमेंट टूट के वहां लग रहा है, तो यहाँ से भी सेगमेंट टूट के यहाँ पे लगेगा। तो दैट इज अबाउट ट्रांसलोकेशन, जिसमें हमने पढ़ा सिंपल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन क्या होता है, या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ये था हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में, जिसमें हमने डिलीशन के बारे में पढ़ा, डुप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, इन्वर्जन के बारे में पढ़ा, और ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है, तो क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें हम देखने को मिल सकती है हमें क्रोमोसोम। अब पढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल एब्रेशंस के बारे में। न्यूमेरिकल एब्रेशंस का क्या मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं,
तो जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम न्यूमेरिकल एब्रेशंस। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया है कि न्यूमेरिकल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम, यूप्लॉइडी क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, और यूप्लॉइडी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और एन्यूप्लॉइडी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अब यूप्लॉइडी का क्या मतलब होता है? यूप्लॉइडी का मतलब होता है चेंज इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम, कि इसमें क्या होगा, एक कंप्लीट सेट में चेंज होगा, या तो कंप्लीट सेट ऐड होगा या कंप्लीट सेट डिलीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 बच्चे हैं, अगले दिन को उसमें 20 बच्चे आ रहे हैं, मतलब 10 का सेट बढ़ रहा है, उसके अगले दिन टोटल क्लास में 30 बच्चे हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हर दिन 10-10 बच्चों का सेट में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वैसे ही हम बोलेंगे जब क्रोमोसोम का पूरा सेट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जैसे सेम एग्जांपल मैं दूं, जैसे एक क्लास में 10 बच्चे थे, अगले दिन को 11 हो रहे हैं, उसके अगले दिन को 14 हो रहे हैं, उसके अगले दिन को 15 हो रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें सेट में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसमें नंबर में इंक्रीज हो रहा है कि अगले दिन 1 बढ़ गया, उसके अगले दिन 2 बढ़ गए, उसके अगले दिन 3 बढ़ गए। अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम एन्यूप्लॉइडी। अगर पूरे क्रोमोसोम के सेट में इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मोनोप्लॉइड्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड्स क्या होते हैं, या पॉलीप्लॉइडी क्या होती है। और एन्यूप्लॉइडी में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइपोप्लॉइडी क्या होता है और हाइपरप्लॉइडी क्या चीज होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं यूप्लॉइडी के बारे में। तो यूप्लॉइडी में क्या होगा, यूप्लॉइडी में मैंने बोल दिया आपको कि सेट में इंक्रीमेंट हो रहा होगा। जैसे मोनोप्लॉइड में क्या होगा, उसमें ऐसा इंडिविजुअल जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको बोला जाएगा मोनोप्लॉइड। और डिप्लॉइड क्या होगा, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और ट्रिप्लॉइड क्या होगा, जिसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। टेट्राप्लॉइड क्या होंगे, जिसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो 2 से ज्यादा अगर क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट है तो उसको हम पॉलीप्लॉइडी में रखते हैं। और पॉलीप्लॉइडी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, कि जब 2 से ज्यादा क्रोमोसोम के सेट पाए जाएं एक इंडिविजुअल में तो उसको पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। पॉलीप्लॉइडी 2 तरीके का होता है, दैट इज योर ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। अब ऑटो और एलो का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में पॉलिनेशन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ऑटोगैमी और एलोगैमी पढ़ाया था, और जिसमें मैंने आपको बताया था ऑटो और एलो का क्या मतलब होता है। तो ऑटो का मतलब होता है सेम और एलो का मतलब होता है डिफरेंट। अब ऑटो पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है कि जब सेम स्पीशीज के विद इन क्रोमोसोमल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या हम ये भी चीज बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका सारा जीनोम जो है वो सिमिलर है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ऑटो पॉलीप्लॉइड। और एलो का क्या मतलब हुआ, एलो का मतलब है एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें 2 डिस्टिंक्ट जीनोम पाए जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम एलो पॉलीप्लॉइड। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑटो ट्रिप्लॉइड्स क्या होते हैं, ऑटो टेट्राप्लॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यूप्लॉइड में हम पढ़ रहे हैं कि हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड, तो हैप्लॉइड में हमने क्या बोला कि जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। और डिप्लॉइड क्या होगा, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ट्रिप्लॉइड क्या होगा, जिसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 1 2 3। टेट्राप्लॉइड क्या होगा, जिसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, राइट। तो ये था हमारा यूप्लॉइडी के बारे में कि यूप्लॉइड्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। आगे अब ऑटो पॉलीप्लॉइडी हम पढ़ रहे थे। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में मैं आपको बता रही थी ऑटो ट्रिप्लॉइड्स के बारे में। जो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं बेसिकली वो जनरली स्टेराइल होते हैं और सीडलेस प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अब ट्रिप्लॉइड में हमने क्या बोला, ट्रिप्लॉइड में मैंने आपको बोला कि 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। जैसे ये 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 1 2 और 3, ये 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये दोनों तो आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, और ये अकेला बच गया। अब ये अकेला बच गया तो ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा ड्यू टू डिफेक्टिव गैमीट फॉर्मेशन। तो जो आगे हमें ट्रिप्लॉइड से प्रोजेनी मिलती है वो स्टेराइल मिलती है, उसमें सीड नहीं बनता। अब आप सभी ने वाटरमेलन खाया होगा, अब वाटरमेलन खाते खाते अब हर बाइट में आपको सीड्स देखने को मिलते हैं उसमें, तो आपको कभी ना कभी तो लगा होगा यार काश ऐसा वाटरमेलन होता जिसमें सीड्स नहीं होते। तो
इससे हम ट्रिप्लॉइड प्रोड्यूस करके हम सीडलेसनेस इंड्यूस करवा सकते हैं। तो मैं ऐसा वाटरमेलन बना सकती हूँ जिसमें सीड्स ना हो, और आजकल वो कमर्शियल भी है, कमर्शियली प्रोपेगेशन हो रहा है वाटरमेलन का इस तरीके से कि वो सीड आगे प्रोड्यूस ना करे। तो ऑटो ट्रिप्लॉइडी जो है वो बेसिकली हॉर्टिकल्चर क्रॉप में बहुत प्रैक्टिस की जाती है कि आगे जो मेरी प्रोजेनी हो, आगे जो मेरा फ्रूट बने वो सीडलेस हो, उसमें सीड ना बने। जैसे आपने सीडलेस बनाना खाया होगा या वाटरमेलन भी सीडलेस खाया होगा। इसके अलावा शुगर बीट जो ट्रिप्लॉइडी से हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी रूट्स बहुत बड़ी होती हैं और उसमें शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल शुगर बीट। तो ट्रिप्लॉइडी जो है, ऑटो ट्रिप्लॉइडी, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमर्शियल प्रोपगेशन अब मतलब की जाती है उसकी, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में इसको बहुत प्रैक्टिस किया जा रहा है आजकल ताकि हमें सीडलेसनेस देखने को मिले प्रोजेनी में। दूसरी बात करते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड के बारे में। अब ऑटो टेट्राप्लॉइड में क्या होगा? अब ट्रिप्लॉइड में तो क्या हो रहा था, तीन सेट थे क्रोमोसोम के, ऑटो टेट्राप्लॉइड में 4 सेट होंगे। अब 4 सेट है, दो दो खुद के साथ पेयरिंग कर लेंगे, तो अब दोनों को पेयरिंग पार्टनर मिल रहे हैं, मतलब जो प्रोजेनी इसमें मिलेगी वो स्टेबल और फर्टाइल प्रोजेनी मिलेगी। ट्रिप्लॉइड में ऐसा नहीं था। ट्रिप्लॉइड को क्या होगा, ट्रिप्लॉइड के साथ क्या हो रहा था कि उसको पेयरिंग पार्टनर नहीं मिल रहा था, बट टेट्राप्लॉइड में क्या हुआ कि दोनों को पेयरिंग पार्टनर मिल गए, उन्होंने आगे फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर दी। तो जो ऑटो टेट्राप्लॉइडी है वो आपका राय, ग्रासेस, अल्फा बरसीम या पोटैटो, इनमें प्रैक्टिस की जाती है। तो ये था हमारा यूप्लॉइड्स के बारे में कि यूप्लॉइड क्या होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम एनीप्लॉइडी के बारे में। सॉरी, एलो रह गया, एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो का तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे इंडिविजुअल जिसमें पूरा जीनोम जो है वो सिमिलर है उसको बोला जाएगा ऑटो पॉलीप्लॉइडी। एलो में क्या बोला था कि ऐसा इंडिविजुअल जिसमें 2 और मोर डिस्टिंक्ट जीनोम है, तो उसको बोलेंगे हम एलो पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी में एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती है कि पॉलीप्लॉइडी अगर हमने इंड्यूस करनी है तो कौन सा केमिकल डाला जाता है, तो उस केमिकल का नाम है कॉल्चिसिन। उस केमिकल का क्या नाम है? कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन बेसिकली एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है कॉल्चिकम ऑटोमनेल। उसके सीड्स या कॉम से हमें कॉल्चिसिन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। इसके सीड या कॉम से कॉल्चिसिन मिलेगा और उसी कॉल्चिसिन का इस्तेमाल हम पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि कॉल्चिसिन ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से क्रोमोसोम डबलिंग हो रही है? तो कॉल्चिसिन बेसिकली क्या करता है, स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं हमारे डिवीजन के टाइम पे, आपने देखा होगा कि जब सेल डिवीजन के दौरान जब एनाफेज आता है तो स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो जाते हैं और वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को सेग्रीगेट, क्रोमोसोम को अलग अलग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कॉल्चिसिन क्या करता है, वो स्पिंडल फाइबर बनने ही नहीं देता। अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। अगर वो दूसरे से दूर नहीं जाएंगे तो वो आगे जो प्रोजेनी होगी वो डबल फॉर्म में ही जाएंगे क्रोमोसोम्स, वो सेपरेट होके नहीं जाएंगे। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉल्चिसिन कि दैट इंड्यूसेस डबलिंग, कि वो क्रोमोसोम की डबलिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है? बाय इनहिबिटिंग द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो दैट्स ऑल अबाउट यूप्लॉइडी। उसके बाद हम बात करेंगे एन्यूप्लॉइडी के बारे में। अब एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब था? एन्यूप्लॉइडी में हमने बोला था कि एक सर्टेन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिलीट हो रहा है क्रोमोसोम का, राइट? जैसे हमें ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। 46 मतलब पेयर 23 है और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे एन्यूप्लॉइडी में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि मोनोसोमी क्या होता है, ट्राइसोमी क्या होता है, नलीसोमी क्या होता है। ये डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं अभी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो मोनोसोमी क्या होता है? मोनोसोमी का मतलब होता है एन इंडिविजुअल लैकिंग 1 क्रोमोसोम फ्रॉम डिप्लॉइड सेट। फॉर एग्जाम्पल, एक डिप्लॉइड सेट है 2n, जैसे हमारा 2n 46 होता है। ठीक है, 2n इक्वल टू 46, हम में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मोनोसोमी का मतलब होता है कि जब जो डिप्लॉइड है, जब डिप्लॉइड से एक क्रोमोसोम कम हो जाए। अब मैं बोलूंगी कि अगर मोनोसोमिक कंडीशन है तो 45 क्रोमोसोम बचेंगे मेरे पास, मतलब 2n-1। डिप्लॉइड सेट से जब एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या बोला हमने? लैकिंग 1 क्रोमोसोम फ्रॉम अ डिप्लॉइड सेट। तो डिप्लॉइड सेट 2n था -1, तो अगर मैं बोलूंगी कि मोनोसोमी क्या हुआ तो हम बोलेंगे 2n-1। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू हमारे क्रोमोसोम का देखें तो मैं अगर बोलूंगी कि मोनोसोमी हुई है अगर एक इंडिविजुअल में, तो उसमें कितने क्रोमोसोम है? तो उसमें 45 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। दूसरा है नलीसोमी।
नलीसोमी का मतलब है एक कंप्लीट पेयर क्रोमोसोम का डिलीट होगा, एक कंप्लीट पेयर डिलीट होगा, मतलब 2n-2 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगी एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें नलीसोमी हुई है उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, तो उसमें क्रोमोसोम होंगे 44। ठीक है। अब मोनोसोमी में आपने टर्नर सिंड्रोम सुना होगा। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी होती है एक्स क्रोमोसोम की, मोनोसोमी होती है एक्स क्रोमोसोम की, मतलब एक्स क्रोमोसोम उसमें नहीं होता। तो उसमें जो आगे इंडिविजुअल बनता है उसका शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, या उसमें जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटली डिसेबल होता है, लर्निंग प्रोसेस उसमें बहुत डिले हो जाता है, और ये भी हम कह सकते हैं कि इनफर्टाइल प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं कि क्रोमोसोम के कुछ डिलीट होने पे या क्रोमोसोम में कुछ सेगमेंट ऐड हो गया तो उससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का एग्जाम्पल आ जाता है। नलीसोमी हो गया, मोनोसोमी हो गया, अब आता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का क्या मतलब होता है? ट्राइसोमी का मतलब है जो मेरा नॉर्मल डिप्लॉयड सेट है उसमें अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए, उसमें क्या हो जाए, एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए। जैसे 46 क्रोमोसोम थे तो अगर उसमें ऐड हो रहे हैं तो ट्राइसोमी अगर हुई है किसी इंडिविजुअल में तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 47 होंगे। इसका एग्जांपल भी आपने सुना होगा कि डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो 21st क्रोमोसोम है वो एक बार और ऐड हो जाता है तो उसकी वजह से होता है डाउन सिंड्रोम। उसमें भी वही होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसकी हाइट छोटी होती है, उसमें मेंटल डिसेबिलिटी होती है, या फर्टिलिटी उतनी नहीं हो पाती है, लर्निंग प्रोसेस डिले हो जाता है, या स्पीकिंग, जैसे बच्चा अगर 1.5 साल में बोलना शुरू कर रहा है तो वो बहुत ही लेट बोलना शुरू करेगा। तो ये सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेट्रासोमी। अब टेट्रासोमी में क्या होगा कि एक जो आपका डिप्लॉयड सेट है उसमें एक पेयर एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे मैंने मोनोसोमी में बोला एक क्रोमोसोम का लॉस, नलीसोमी में मैंने बोला एक सेट का लॉस, एक सेट का लॉस, और ट्राइसोमी में मैंने बोला एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है डिप्लॉयड सेट में, और टेट्रासोमी में मैंने बोला कि एक सेट क्रोमोसोम का ऐड हो रहा है। तो ये था आपका एन्यूप्लॉइडी के बारे में कि एन्यूप्लॉइडी में कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या टाइप्स हैं जिसमें क्रोमोसोम में डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। अब आगे जो चीज़ है, जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिए वो मैंने विद रिस्पेक्ट टू ये चीज़ दी कि ह्यूमंस में ये डिसऑर्डर होते हैं क्रोमोसोम की वजह से। ऐसे सिमिलर डिसऑर्डर प्लांट्स में भी होते हैं अगर क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस हों। जैसे मैंने आपको सबसे पहले डिलीशन बोला था, अगर डिलीशन होता है तो उसकी वजह से जो प्लांट है वो स्टंटेड रह जाता है, वो प्लांट छोटा ही रह जाता है। अगर डुप्लीकेशन होगा तो प्लांट में कोई एक ट्रेट होगा वो बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट है वो एवरेज हाइट का प्रोड्यूस होना था पर उसमें डुप्लीकेशन हो गया, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया तो वो बहुत एक्स्ट्रा लंबा पैदा हो रहा है उसकी प्रोजेनी। ठीक है। और जैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे प्लांट में उसकी लीफ एबनॉर्मल फॉर्म होगी, उसकी रूट्स और शूट एबनॉर्मल फॉर्म होंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो क्रोमोसोम के चेंज होने की वजह से प्लांट में हो रही हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूँगी इसी एनर्जी के साथ। तो जिन भी लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आया होगा तो डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।